नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान सत्य, ईमानदार और तपस्या की जीती जागती मिसाल हैं, जो कठिन मेहनत करके सूखी बेजान पड़ी धरती से संघर्ष करके उससे सोना उगाता है। कृषि ही उसकी शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक और नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। अलसी, जिसको कई जगह तीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खेती मध्य यूपी और बुंदेलखंड में अधिक एरिया में की जाती है, जो कि इस समय खेतों में खड़ी है। अगर इस फसल में रोगों की समस्या आ रही है तो इसी समय पर रोकथाम कर लें, जिस पर जरूरी जानकारी दे रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा के डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। जो अलसी है वो इसमें तिलहन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पोषक तत्वों के हिसाब से औषधीय गुण भी इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। ये बुंदेलखंड रीजन में एक प्रमुख फसल मानी जाती है। तो प्रमुख रोग की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें देखा जाए कि उकठा रोग एक आता है, फ्यूजन बिल्ड जिसे कहते हैं। ये रोग फसल की किसी भी अवस्था में आ सकता है और इसका जो शुरुआती लक्षण देखेंगे कि वो निचली वाली जो पत्तियाँ होती है पौधे की, वो पीली पड़ने लगती हैं और पौधा ऊपरी सिरे से सूखने लगता है। और जब रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो उसके जो जड़ को तोड़ेंगे तो उसका जो जालम होता है, उसकी कोशिकाओं में काली भूरे रंग की धारियाँ दिखाई देंगी आपको। उससे क्या होता है कि पोषक तत्व जो होते हैं वो अपटेक नहीं हो पाते और पौधा सूखकर मर जाता है। तो किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे करें? इसके लिए किसान भाई सबसे पहले तो क्या करें कि ये मृदा जनित फफूंद है, तो इसके लिए हम सॉइल ट्रीटमेंट सबसे पहले करें। तो क्या करें किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक जैव फफूंदनाशी आती है, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा 1 कुंटल गोबर की खाद में मिलाकर उसको 1 हफ्ता पहले ही उसमें मिलाकर रख दें, जिससे कि उसके फफूंद पूरे खाद में फैल जाएँ। और फिर खेत की तैयारी के समय है हम प्रति एकड़ की दर से हम उसको पूरे खेत में फैला दें, जिससे उसके फंगस पूरे खेत में फैल जाएंगे और जो फंगस होंगे मिट्टी में वो उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा किसान भाई क्या करें कि जब बीज की बुआई करें उसके पहले ही हम बीज को शोधित कर लें। तो शोधन के लिए क्या करें किसान भाई कि कार्बेंडाजिम या थीरम की 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से हम उसको शोधित करके अगर हम बुआई करें तो एक अच्छा प्रबंधन हम पा सकते हैं। दूसरा, इसमें इंटरक्रॉपिंग करें, जैसे अलसी बो रहे हैं उसके बीच में हम सरसों या चना बो दें, तो इससे भी रोग इसमें बहुत कम लगते हैं। किसान भाइयों, इन बताए गए उपायों के अलावा आप खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, फसल चक्र अपनाएं और बुआई करते समय रोग रोधी किस्मों का चयन करें, जिससे आप इन बताए गए उपायों से काफी हद तक अपनी अलसी की फसल को उकठा रोग से बचा सकेंगे। और अगर फिर भी रोग आ गया है तो रासायनिक दवा के रूप में किसान भाई क्या करें कि कार्बेंडाजिम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें, जिससे कि जो रसायन है वो पौधों की जड़ों में चला जाए और हमें एक अच्छा प्रबंधन प्राप्त हो सके। दूसरा किसान भाई जो इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे पौधा की बढ़वार होती है उसकी पत्तियों में एक अल्टरनेरिया झुलसा बीमारी जिसे बोलते हैं एक लगती है। तो ये इसका जो प्रमुख लक्षण ये होता है किसान भाई कि पत्तियों के निचली सतह पे देखेंगे गोल गोल से रिंग की संरचना में धब्बे दिखाई देते हैं काले भूरे से, और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता जाता है ये पूरे पत्तियों से और फिर तनों तक फैल जाता है और इसका लक्षण जो है वो फूलों पे भी काफ़ी असर दिखाई देता है, तो जिससे कि काफ़ी असर पड़ता है और हमारी फसल में उत्पादन में काफ़ी हानि होती है। तो किसान भाई इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले तो खरपतवार मुक्त रखें और साफ़ सफाई रखें खेत में। दूसरा, इसके लिए हेक्साकोनाजोल या टेबुकोनाजोल नामक फफूंदनाशी आती है, उसकी 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम छिड़काव करें तो एक अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, अगर इससे भी रोग नहीं जाता है तो डाइथेनियम 45 की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम छिड़काव करते हैं 10 से 12 दिन के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी अच्छा हम प्रबंधन पा सकते हैं। तो किसान भाई इसके अलावा जैसे जैसे मौसम में तापमान गिरता है, नमी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो एक आखिरी में देखते हैं पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल आसिता रोग जो होता है वो आपको बाद में दिखाई देता है। चूर्णिल आसिता रोग कवक से होने वाला रोग है, तो आप इस रोग की समय से पहचान करके किस तरह से करें रोकथाम, आइए जानते हैं। उसके लक्षण ये होते हैं कि पत्तियों पे या टहनियों पे उस पर सफ़ेद से चूर्ण सा पाउडर जैसा जमा दिखाई देता है और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ेगा देखेंगे आप कि इसके फलियों पे फूलों पे ये बढ़ जाता है, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, जब भी खेत में आपको ऐसे लक्षण दिखें तो उसके लिए गंधक चूर्ण आता है, उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं तो इस रोग से हम निदान पा सकते हैं।
दूसरा, अगर इससे नहीं हो रहा है तो एक हेक्साकोनाजोल की एक फफूंदनाशी आती है, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम छिड़काव करें तो इस पाउडरी मिल्ड्यू से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपनी फसल को सही समय पे निगरानी करते रहें और जैसे जैसे इसमें कोई लक्षण दिखाई दे, अगर आप सावधानी रूप में शुरुआती छिड़काव कर देते हैं तो हम अपनी फसल को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। गन्ना लगभग 1 साल की फसल है और अगर किसी कारण से गन्ना की फसल कमजोर हो जाती है तो भारी नुकसान होता है। इसलिए बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक सभी कार्यों को सही ढंग से करना बेहद जरूरी है, जिसके अंतर्गत आज गन्ने में पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। किसान भाइयों, जैसा आपकी जानते हैं कि ये एक लंबी अवधि वाली फसल है, पूरे 1 साल तक खेत में खड़ी रहती है और एक साल तक खेत में खड़ी रहने के नाते जो है अपने जमीन से, अपनी भूमि से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पोषक तत्वों का भी दोहन करती है। एक शोध के अनुसार ये पाया गया है कि अगर 100 टन की फसल है तो इसमें 205 किलोग्राम नाइट्रोजन, 55 किलोग्राम फास्फोरस, 280 किलोग्राम पोटेशियम का दोहन ये फसल करती है। इसके अलावा आपका लोहा, जिंक और कॉपर का भी दोहन करती है। तो इतना ज़्यादा मात्रा में भूमि से दोहन, पोषक तत्वों का दोहन करने के नाते हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम कुछ जो है उसको जो है पोषक तत्व उसको खेत में देते हैं। तो जो हमारे पोषक तत्वों की संस्तुति की गई है गन्ने में, वो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम की है। पोषक तत्वों की यह मात्रा गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट और रासायनिक उर्वरकों में यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश से देते हैं। अगर गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है तो उस दशा में यूरिया 330 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 372 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 102 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। लेकिन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खेत में आप डाल रहे हैं तब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 25 से 30% कम कर दें। इसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा बुआई के समय ही कूड़ में देने की संस्तुति की गई है। तो इसमें 1/3 नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस, पूरी पोटेशियम बुआई के समय दीजिए। 1/3 नाइट्रोजन का जो भाग बचता है उसमें जब किल्ले निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है उस समय आप दीजिए। और शेष भाग जो नाइट्रोजन का बचता है, जब हमारी किल्ले निकलने की प्रक्रिया जब खत्म होने लगती है, जैसे ही बिफोर ऑनसेट ऑफ द मानसून, जब हमारा मानसून का समय आता है, बारिश का मौसम आता है, उसके तुरंत पहले आखिरी जो है डोज नाइट्रोजन की खेत में देने की संस्तुति की गई है। एक बात ध्यान में आप जरूर रखें कि बारिश का मौसम आने के बाद एक बार बरसात शुरू हो गई, उसमें कोई नाइट्रोजन की संस्तुति या कोई हम पोषक तत्व प्रबंधन की संस्तुति उसमें नहीं करते हैं। साथियों, इसके अलावा अगर आपकी मृदा में आजकल तो जो है आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं, भूमि की एनालिसिस, मृदा की एनालिसिस अवश्य करवाएं। उसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि जिन पोषक तत्वों की मात्रा में कमी है, जैसे सूक्ष्म तत्वों की अगर कमी है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसको उसकी हिसाब से आपको खेत में देने की संस्तुति करनी चाहिए। साथियों, पोषक तत्व प्रबंधन के अलावा एक दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है सिंचाई प्रबंधन। क्योंकि गन्ना आप देखें कि एक सिंचित फसल है, बिना सिंचाई के इसको पैदा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए टोटल जो गन्ने की जो पानी की मांग है वो 1500 से 1750 मिलीमीटर है। लेकिन आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि आधा भाग इसका हम सिंचाई के द्वारा देते हैं और आधा भाग जो है पानी का हम जो है वर्षा के द्वारा इसको मिल जाता है। तो सिंचाई जनरली जो है 6 से 8 सिंचाई की संस्तुति गन्ने में की गई है। 6 सिंचाई बरसात के पहले और 2 सिंचाई बरसात के बाद। तो ये 8 सिंचाई अगर गन्ने में करते हैं तो आपको गन्ने की भरपूर पैदावार मिल सकती है। दूसरी चीज इसमें एक चीज और है कि खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार गन्ने में बहुत ही नुकसान करते हैं। पूरी फसल करीब 40% से ज़्यादा आपकी पैदावार कम हो सकती है अगर खरपतवार का आप प्रबंधन नहीं करते हैं खेत में। इसमें दूब घास, हिरनखुरी, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, हिरनखुरी, मकोई, हजारदाना, ये सारे खरपतवार गन्ने में आते रहते हैं। खरपतवारों के कारण फसल को अधिक नुकसान होता है, जिसके नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करना ही बेहतर होता है। लेकिन आजकल श्रमिकों की समस्या के चलते रासायनिक खरपतवार नाशकों का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। तो गन्ने में खरपतवार के लिए प्रमुखतः 2 केमिकल जो है रसायन संस्तुति किए गए हैं। एक हमारा जिसको हम अट्राजिन कहते हैं, 2 किलोग्राम की मात्रा
बुआई के तुरंत बाद जो है इसको छिड़काव 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके जमीन के ऊपर छिड़काव की संस्तुति की गई है। आपका इसमें ध्यान रहे किसान भाइयों कि जैसे ही बुआई के बाद जब अट्राजिन की छिड़काव करते हैं तो उसमें खेत के ऊपरी परत में जो है नमी का होना अति आवश्यक है। अगर खेत के ऊपरी भाग में नमी नहीं है तो अट्राजिन का उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा और रसायन जो है उतना उपयुक्त नहीं होगा। तो 2 से 3 दिन के अंदर अट्राजिन, दूसरा एक रसायन है हमारा 2,4-D है, जो कि 40-60 दिन के बाद 2 किलोग्राम की मात्रा 60 दिन के बाद खड़े गन्ने में देने की संस्तुति की गई है, जो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारता है। 60 दिन के बाद 2,4-D का छिड़काव करें। 90 दिन पे अगर आप एक जो है गुड़ाई गन्ने में कर देते हैं तो गन्ने में खरपतवार से पूरी तरह से आप जो है आपका खेत जो है विरक्त हो जाएगा और इसमें खरपतवार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए ये 3 संस्तुतियां भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से निकली हुई हैं। इसमें एक घास और आती है मोथा। मोथा का प्रबंधन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल कुछ नए रसायन उसमें आ गए हैं जिसको कि आप जो है खेत में डाल सकते हैं, जैसे सेम्परा है और जो है सल्फेंट्राजोन है, हेलोसल्फुरान है। इनकी मात्रा अगर बाजार में उपलब्ध है तो इनसे जो है आप मोथा का भी उपचार कर सकते हैं, लेकिन अभी बाजार में उपलब्धता इन जो है रसायनों की बहुत कम है। तो मोथा के उपचार के लिए हम जो है वो निकाई गुड़ाई करके ही मोथा का उपचार कर पाते हैं। बाकी जितने खरपतवार हैं उनको हम अट्राजिन और 2,4-D के जो है उसका हम प्रबंधन भली भांत कर सकते हैं और गन्ने से जो खरपतवारों में जो हानि होती है हमारी, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बेगमपुर जिला बिजनौर के चंद्रेश यादव ने। आपने पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग पशुओं में होने वाले कृमि रोग के बारे में बात करेंगे। कृमि रोग 2 तरह के होते हैं, अंतःकृमि और बाह्य कृमि। दोनों जो होते हैं वो पशुओं में रहते हैं और पशुओं का खून को पीते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अंतःकृमि के बारे में बात करेंगे। अंतःकृमि जो होता है वो एक चक्र होता है। वो एक चक्र कहिए कि एक पेट में कृमि रहते हैं जानवरों के, और वो उसके गोबर के साथ वो बाहर आता है चारागाह में जहाँ पर जानवर चरता है, और वो फिर वहाँ पर बढ़ता है और वो जब दूसरा जानवर या वही जानवर फिर जाता है तो वो फिर उसके चारा के साथ में उसके पेट में आ जाता है। तो एक ये चक्र बना हुआ है और इस चक्र को हम लोग को तोड़ना होता है। बाह्य कृमि के लिए अगर बात करें तो वो हमारे जानवरों के खून को चूस लेती है। जो बाह्य कृमि है वो हमेशा वो जो पशुओं के रखने के स्थान में ही, घर में ही रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि बहुत से बीमारियां को भी फैलाती है। पशुपालक भाइयों, अंतः परजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो उससे उनमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी इतनी हो जाती है कभी कभी कि एनीमिया हो जाता है और इससे मृत्यु दर भी हो जाती है। अगर उत्पादकता दूध के बारे में बात करें तो दूध की कमी हो जाती है, और अगर कोई जानवर को खेतों में काम कर रहे हैं तो लेना चाहते हैं किसान भाई, तो उनका भी क्षमता कम हो जाती है। दूसरा है कि बहुत से बीमारियां जो हैं वो बाह्य कृमि के कारण, कीड़े, ढील, अठेला, ये सब के कारण जो है वो बहुत से रोग आते हैं और वो फैल जाते हैं। मक्खियाँ से, दूसरे जानवरों से, दूसरों जगह से लेकर वो आते हैं, और वो कृमि उसमें ब्लड प्रोटोजोअल भी, जैसे ह्यूमन में हम लोग अगर मलेरिया की बात करें उस तरह से भी इनमें ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज़ आ जाता है, और जो ये कृमि से ही आता है। तो एक ये चक्र बना हुआ है और इस चक्र को हम लोग को तोड़ना होता है। और इस चक्र को तोड़ने के लिए हम लोग कृमिनाशक दवाइयाँ देते हैं, जो हमें वजन के अनुसार देना पड़ता है। पानक्योर के नाम की आती है, और
ये दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो हम लोग पशु चिकित्सक से मिलकर उसके लिए हम लोग दें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 3 महीने में, हर 3 महीने में उस कृमिनाशक दवा को हम लोग को देना होगा। बच्चों में भी हम लोग को कृमिनाशक दवाइयाँ देनी होती हैं और वो जब बच्चे जो हैं 3 महीने से के हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग कृमिनाशक दवाइयाँ देंगे और उसका भी वजन के अनुसार दिया जाता है, इसलिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उसको देना चाहिए। बाह्य कृमि के लिए अगर बात करें तो वो हमारे जानवरों के खून को चूस लेती है। तो हमें सबसे पहले ये है कि एक दवाई आती है, मालाथियोन आता है या बिटॉक्स आते हैं, उसको 4 ml 1 लीटर में पानी में लेकर उसको पशुओं के शरीर में लगाया जाता है। ये एक प्रकार का जहर है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है और इसको लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले दोपहर में जब धूप अधिक खुला हुआ होता है उस समय लगाया जाता है और उससे पहले जानवरों को पूरा भरपेट पानी पिला दिया जाता है और जानवर को मुंह में जाली लगा दिया जाता है। उसके बाद कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े या रुई से उस पानी को पूरे शरीर में लगा दीजिए। रोया के अगेंस्ट में, रोया के विपरीत दिशा में हम लोग लगा दें और गर्दन और पैरों के पास जो फोल्ड पड़ जाते हैं, स्किन का जो फोल्ड रहता है उसमें बढ़िया से लगा दें, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर कीड़े रहते हैं। तो वहाँ पर लगा दें और उसके बाद आधे घंटे तक छोड़ दें, फिर आधा घंटे के बाद साफ पानी से उसको नहला दें। तो ये फिर जो घोल थोड़ा सा बच जाएगा, जो हमने बताया कि ये आपके मकान में ही रहते हैं, तो उस घोल को थोड़ा सा आपके घर में जो खेतों में जो दवा छिड़कने की मशीन होती है उससे आप उसके घर को भी आप छिड़काव कर दें उस दवा से। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु के पेट में चले जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। तो इस प्रकार हम लोग अंतःकृमि और बाह्य कृमि का हम लोग बचाव करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatyup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हम निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पपीते में आती है रोगों की अधिक समस्या, ठीक समय पर करें नियंत्रण। किसान भाइयों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।